अर्पित में आपका स्वागत है। आज हम इसके पन्ने पलटने वाले हैं, लेकिन किसी क्लास की तरह नहीं। सोचिए, हमारे पास वो ओरिजिनल ब्लूप्रिंट है जिससे भारत जैसा विशाल देश बनाया गया और चलाया जाता है। आज का हमारा मिशन इसी ब्लूप्रिंट को समझना है। मतलब इसके 22 हिस्से, 12 अनुसूचियां, इनकी कहानी क्या है और क्या ये सिर्फ नियम कानून है या इससे कुछ ज्यादा। बिल्कुल। और हम इसे रटने की कोशिश नहीं करेंगे। हम ये समझेंगे कि ये ब्लूप्रिंट आखिर बना कैसे गया, पहले क्या सोचा, फिर क्या बनाया। जब हम संविधान की बात करते हैं ना, तो अक्सर ये अनुच्छेद और भाग सुनकर थोड़ी घबराहट होती है, लेकिन असल में ये एक बहुत ही तार्किक कहानी है कि एक राष्ट्र कैसे खड़ा होता है और कैसे काम करता है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। किसी भी देश को बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? मेरे ख्याल से जमीन और लोग, और शायद हमारा संविधान भी यहीं से शुरू होता है। एकदम सही पकड़ा। संविधान का भाग आए इसी की बात करता है, संघ और उसका क्षेत्र। यानी भारत की भौगोलिक सीमाएं क्या होंगी, इसमें कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होंगे। ये एक तरह से देश का नक्शा है। एक बार जब नक्शा बन गया तो सवाल उठता है कि इस नक्शे के अंदर रहेगा कौन। यानी कौन होगा भारत का नागरिक। ठीक। और यहीं पर भाग 2 आता है, जो नागरिकता यानी सिटीजनशिप के बारे में है। ये तय करता है कि किसे भारतीय होने का हक है। तो हमारे पास जमीन हो गई और लोग हो गए। अब इन लोगों के लिए सबसे जरूरी क्या है? अधिकार, जीने का, आजादी का, बराबरी का हक। बिल्कुल। और यही संविधान की आत्मा है। भाग 3 हमारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ये वो अधिकार हैं जिन्हें सरकार भी आसानी से छीन नहीं सकती। ये हर नागरिक को एक सम्मानजनक जीवन जीने का भरोसा देते हैं। लेकिन अधिकार अकेले तो नहीं आते, उनके साथ कुछ जिम्मेदारियां भी होती होंगी, और सरकार की भी तो कोई जिम्मेदारी होगी इन लोगों के प्रति। बहुत अच्छा सवाल है। संविधान का भाग 4 इसी दूसरी बात का जवाब देता है। इसे कहते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व या डीपीएसपी। ये सरकार के लिए एक आप कह सकती हैं एक नैतिक कंपास की तरह है, जो बताता है कि आपको जनता के लिए नीतियां बनाते समय किन आदर्शों का ध्यान रखना है, जैसे समान काम के लिए समान वेतन या पर्यावरण की रक्षा। अच्छा, तो ये सरकार के लिए एक गाइड बुक है, और नागरिकों की जिम्मेदारियों का क्या? वो भी है, पर एक दिलचस्प बात यह है कि जब संविधान बना था तब ये उसमें नहीं था। इसे बाद में जोड़ा गया। भाग 4A यानी मौलिक कर्तव्य। 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे 42वें संशोधन से जोड़ा गया। ये याद दिलाता है कि अधिकारों के साथ साथ देश के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। ये एक अधिकार और कर्तव्य के बीच एक खूबसूरत संतुलन बनाता है। ठीक है, तो हमने देश की सीमाओं, नागरिकों, उनके अधिकारों और कर्तव्यों की बात कर ली। अब सवाल उठता है कि इस देश को चलाएगा कौन? सरकार का ढांचा कैसा होगा? जाहिर है इसकी शुरुआत सबसे ऊपर से, यानी केंद्र सरकार से होगी। बिल्कुल। और अब हम संविधान के सबसे बड़े हिस्से भाग वी में आते हैं। ये संघ सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट की बात करता है। अगर हम सरकार को एक बड़ी इमारत की तरह देखें तो ये उस इमारत की मजबूत नींव और मुख्य ढांचा है। इसमें राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट, देश को चलाने वाली सारी बड़ी संस्थाएं यही हैं। और अगर केंद्र सरकार इमारत का मुख्य ढांचा है, तो राज्य सरकार है, उसके अलग अलग फ्लोर हुई। क्या बढ़िया एनोलॉजी है। भाग 6 ठीक यही है, राज्य सरकारें। आप देखेंगे कि इसका डिजाइन लगभग केंद्र सरकार जैसा ही है, बस पैमाने का फर्क है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति, वैसे राज्य में राज्यपाल। जैसे वहां संसद, वैसे यहाँ विधानसभा। ये हमारे संघीय ढांचे को दिखाता है। केंद्र और राज्य हो गए, लेकिन कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी तो हैं। हाँ, और उनके लिए है भाग 8। और फिर हम आते हैं लोकतंत्र की सबसे गहरी जड़ तक, भाग 9 और 9A, जो पंचायतों और नगर पालिकाओं की बात करते हैं, यानी स्थानीय स्वशासन। ये शक्ति को दिल्ली और राजधानियों से निकालकर गांव और शहर के स्तर तक ले जाता है। मौजूद ही नहीं है, उसे हटा दिया गया है। आज़ादी के बाद राज्यों को A, B, C, D जैसी श्रेणियों में बांटा गया था। ये भाग B श्रेणी के राज्यों से जुड़ा था। लेकिन 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ और ये श्रेणियां खत्म हो गईं, तो इस भाग की कोई ज़रूरत नहीं रही और इसे हटा दिया गया। ये दिखाता है कि हमारा संविधान पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है जो ज़रूरत के हिसाब से बदलता है। ये तो वाकई दिलचस्प है।
तो अब हमारे पास सरकार का पूरा ढांचा तैयार है, केंद्र, राज्य और स्थानीय। अब इन सब के बीच रिश्ते कैसे होंगे? काम का बंटवारा, पैसों का हिसाब किताब कौन रखेगा? आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। संविधान का अगला हिस्सा इसी तालमेल को बनाने के बारे में है। भाग 11 केंद्र और राज्यों के बीच विधायी और प्रशासनिक संबंधों को तय करता है। मतलब कानून कौन बनाएगा और शासन कैसे चलेगा। फिर आता है भाग 12 जो वित्त और संपत्ति यानी फाइनेंस और प्रॉपर्टी की बात करता है। यहीं पर संपत्ति के अधिकार वाला मशहूर मामला आता है ना? कि वो अब मौलिक अधिकार नहीं रहा। ये सुनने में बहुत बड़ा बदलाव लगता है। आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि संविधान निर्माताओं द्वारा दिए गए एक मौलिक अधिकार को हटाना पड़ा? ये उस दौर के भारत की सबसे बड़ी बहसों में से एक थी। एक तरफ जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार जैसे सामाजिक न्याय के लक्ष्य थे और दूसरी तरफ नागरिकों का अपनी संपत्ति पर पूरा अधिकार। सरकार जब भी भूमि सुधार के लिए कानून लाती, उसे अदालत में संपत्ति के मौलिक अधिकार के आधार पर चुनौती दे दी जाती। कई अदालती मामलों के बाद सरकार को लगा कि विकास परियोजनाओं और सामाजिक सुधारों के लिए ये बदलाव जरूरी है। इसलिए 44वें संशोधन के जरिए इसे भाग 3 से हटाकर भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि संपत्ति का अधिकार खत्म नहीं हुआ, बस उसका दर्जा बदल गया। अब ये एक कानूनी अधिकार है, मौलिक नहीं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक कल्याण के बीच कैसे संतुलन बनाने की कोशिश करता है। इसी सिलसिले में भाग 14 आता है जो इन सरकारों को चलाने वाले अधिकारियों की बात करता है, यानी संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जैसे IAS, IPS, जिनके लिए UPSC जैसी संस्थाएं हैं। तो अब देश भी बन गया, सरकार भी बन गई और उसे चलाने वाले लोग भी आ गए। लेकिन ये पूरी मशीनरी चलेगी कैसे? चुनाव कैसे होंगे? आपातकाल लग गया तो क्या होगा? और अगर खुद इस ब्लूप्रिंट में कुछ बदलना हो तो उसका क्या तरीका है? आपने सारे अहम सवाल एक साथ पूछ लिए और संविधान के अगले हिस्से इन्हीं का जवाब देते हैं। भाग XV निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था करता है, जिसके लिए चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र संस्था है। भाग 17 राजभाषा के बारे में बताता है कि देश का कामकाज किस भाषा में होगा। और आपातकाल, वो तो एक बहुत बड़ा और संवेदनशील विषय है। हाँ, और इसके लिए भाग 18 में बहुत स्पष्ट प्रावधान है। इसमें मुख्य रूप से 3 तरह के आपातकाल की बात है, लेकिन 2 पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है। एक है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, जो युद्ध या बाहरी आक्रमण जैसी स्थिति में लगता है, और दूसरा है अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, जब देश की आर्थिक स्थिरता खतरे में हो। सौभाग्य से वित्तीय आपातकाल भारत में आज तक कभी नहीं लगा। और आखिरी सवाल, इस संविधान को बदलने की शक्ति? वो शक्ति दी गई है भाग X में, अनुच्छेद 368 के तहत। ये संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है। यही वो शक्ति है जो संविधान को समय के साथ प्रासंगिक बनाए रखती है। एक मिनट, क्या संसद कुछ भी बदल सकती है? क्या वो कह सकती है कि कल से भारत में लोकतंत्र नहीं रहेगा या मौलिक अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे? ये भारतीय संवैधानिक इतिहास का सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब हमें थोड़ी देर में मिलेगा। ये एक बहुत ही गहरी और दिलचस्प कहानी है, लेकिन उससे पहले इतने सारे भागों को याद रखने की कोई तरकीब है? ईमानदारी से कहूं तो ये किसी को भी डरा सकते हैं। डरावने तो हैं, लेकिन इन्हें याद रखने के कुछ मजेदार तरीके हैं। जैसे एक कहानी है, यूनियन और टेरिटरी के नागरिकों को अधिकार हैं कि वो अपने डायरेक्टर प्रिंसिपल की नीति और कर्तव्यों को केंद्र व राज्य सरकारों को दे दें। इस एक लाइन में भाग 1 से 6 तक आ गए। वाह! यूनियन और टेरिटरी भाग 1, नागरिक भाग 2, अधिकार भाग 3, डायरेक्टिव प्रिंसिपल की नीति DSP भाग 4, कर्तव्य भाग 4A और केंद्र सरकार भाग 5 और राज्य सरकार भाग 6। ये तो कमाल का है। इसी तरह अनुसूचियों यानी शेड्यूल्स को याद रखने के लिए भी एक शब्द है। खिलाड़ियों को ये पसंद आएगा, स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स ये कैसे काम करता है? देखिए, एस से स्टेट्स एंड ड्यूटीज अनुसूची 1, P से पेमेंट यानी बड़े अधिकारियों की तनख्वाह अनुसूची 2, O से ओथ्स यानी शपथ अनुसूची 3, R से राज्यसभा सीट्स का बंटवारा अनुसूची 4, T से ट्राइबल एरियाज का प्रशासन अनुसूची 5
और आखिरी एस से स्पेशल प्रोविजंस फॉर अदर ट्राइबल एरियाज, जिसमें 4 राज्य आते हैं: असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इसे एटीएम से भी याद रख सकते हैं। ये तो बहुत आसान हो गया। लेकिन ये तो 6 ही अनुसूचियां हुई, कुल तो 12 हैं। हाँ, क्योंकि मूल संविधान में 8 ही थीं, बाकी बाद में जरूरत के हिसाब से जोड़ी गईं। जैसे 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानूनों को बचाने के लिए पहले ही संशोधन से जोड़ दी गईं। 10वीं अनुसूची, जो दल बदल को रोकने के लिए है, वो 52वें संशोधन से आई। और 11वीं और 12वीं पंचायतों और नगर पालिकाओं को शक्तियां देने के लिए जोड़ी गईं। अनुसूचियों में एक शक्तियों के बंटवारे वाली 7वीं अनुसूची भी है, जो बहुत महत्वपूर्ण लगती है। सबसे महत्वपूर्ण में से एक। इसे ऐसे समझिए जैसे घर के नियम हो। कुछ फैसले सिर्फ घर के मुखिया, केंद्र सरकार लेते हैं, जैसे घर की सुरक्षा या बाहरी संबंध। ये हो गई संघ सूची, यूनियन लिस्ट। कुछ फैसले हर कोई अपने अपने कमरे राज्य सरकार के लिए ले सकता है, जैसे पुलिस या खेती। ये हो गई राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। और कुछ मसले ऐसे भी होंगे जिन पे सबको मिलकर फैसला करना होगा, जैसे लिविंग रूम का टीवी कब चलेगा। बिल्कुल, ये हो गई समवर्ती सूची, जैसे शिक्षा, शादी, जंगल। इन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में टकराव हो तो मुखिया यानी केंद्र की बात मानी जाएगी। और यहाँ एक दिलचस्प बात है जिस पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण विषय हमेशा से समवर्ती सूची में नहीं था। पहले ये सिर्फ राज्यों का विषय था। अच्छा, तो ये बदलाव कब और क्यों हुआ? ये 42वें संशोधन में हुआ। सरकार को लगा कि शिक्षा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय पर केंद्र को भी कानून बनाने का अधिकार होना चाहिए। और अगर कोई ऐसा नया विषय आ जाए जो तीनों में से किसी लिस्ट में ना हो, तो उस पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र के पास होती है। इसे अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। अब मैं आपके उस पुराने सवाल पर वापस आना चाहता हूँ। क्या संसद संविधान में कुछ भी बदल सकती है? आपने कहा था कि इसकी एक कहानी है। हाँ, और उस कहानी का नाम है मूल ढांचे का सिद्धांत, यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ये कोई अनुच्छेद नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की देन है। 1973 के प्रसिद्ध केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत संविधान को संशोधित करने की शक्ति तो है, पर यह शक्ति असीमित नहीं है। मतलब एक लक्ष्मण रेखा है जिसे संसद पार नहीं कर सकती। बिल्कुल, और वही लक्ष्मण रेखा है संविधान का मूल ढांचा। संसद इसमें बदलाव नहीं कर सकती, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, शक्तियों का बंटवारा। ये सब मूल ढांचे का हिस्सा है। ये सिद्धांत एक तरह से संविधान की आत्मा का रक्षा कवच बन गया। ये तो बहुत ही गहरा विचार है। ये एक संतुलन बनाता है कि संविधान समय के साथ बदल भी सके और अपनी पहचान भी ना खोए। सही कहा। और यही संतुलन हमें मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों में भी दिखता है। मौलिक अधिकार न्यायोचित है, यानी उनके हनन पर आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य गैर न्यायोचित हैं। आप उन्हें कोर्ट में लागू नहीं करवा सकते। पर इसका मतलब ये नहीं कि वे महत्वहीन हैं। वे देश को चलाने के लिए नैतिक और राजनीतिक दिशा दिखाते हैं। तो आज हमने संविधान के पूरे ब्लूप्रिंट को देखा। ये सिर्फ नियमों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र के आदर्शों और कामकाज का एक जिंदा नक्शा है। हमने कहानी और स्पोर्ट्स जैसी तरकीबों से इसे याद करने के तरीके भी देखे। हाँ, और हमने ये भी समझा कि ये नक्शा काम कैसे करता है, शक्तियों का बंटवारा कैसे होता है, ये समय के साथ कैसे विकसित होता है, और मूल ढांचे का सिद्धांत इसकी आत्मा की रक्षा कैसे करता है। जैसा कि कहते हैं, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। इन सिद्धांतों को बार बार समझना जरूरी है। बिल्कुल, इन सभी तथ्यों को याद रखना एक बात है, लेकिन आज की चर्चा से मेरे मन में एक बड़ा सवाल उठ रहा है। वो क्या? हम संविधान को एक जीवित दस्तावेज कहते हैं क्योंकि इसमें संशोधन हो सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे का सिद्धांत इस पर एक सीमा तय करता है। सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में 100 साल बाद जब समाज, तकनीक और हमारी जरूरतें आज से बिल्कुल अलग होंगी, तो क्या मूल ढांचे की परिभाषा भी बदलेगी? क्या जो आज मूल है वो कल भी मूल रहेगा? और ये तय कौन करेगा? न्यायपालिका, संसद या फिर भारत की जनता? इसी सवाल के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं।
भारतीय संविधान में आपका स्वागत है।